हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य कोचिंग क्लासेस। एकलव्य कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक बार फिर से आपके सामने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेड्यूल अर्थात अनुसूचियों को याद करने का तरीका लेकर आए हैं। क्योंकि हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं या तो हम लोग जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं या सॉल्व करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यह अनुसूचियाँ कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में क्या है, पूछी गई हैं। हम लोग अनुसूचियाँ याद कर लेते हैं या तो नहीं याद कर पाते, याद कर लेते हैं फिर भी हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न बना रहता है कि किस अनुसूची में क्या दिया गया है। तो आज हम उसी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, आपको याद करने का तरीका बताएंगे। इसके साथ ही मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। इसके साथ ही मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही साथ इसमें पूछे गए सवालों का जवाब भी आप इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मित्रों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि हमारा टॉपिक है शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात अनुसूची। हम क्या देख रहे हैं, अनुसूचियों को याद करने का तरीका देख रहे हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान में जो अनुसूचियां दी गई हैं, उन अनुसूचियों को किस प्रकार से सहजता पूर्वक याद रख सकें, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मित्रों, जो इसका हम आज आपके समक्ष दो तरीके लाए हैं, जिनमें से पहला तरीका है कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम अर्थात कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो हमेशा रोता रहता है या था, अर्थात जिसके आंख से आंसू गिरते रहते हैं। और दूसरा तरीका है कि राज्य के वेतनभोगी शपथ लेकर राज्यसभा में जनजाति और अन्य जनजाति क्षेत्र की शक्ति, भाषा और भूमिका मुद्दा उठाया, जिनमें दल, पंचायत और नगर पालिका ने क्या किया, साथ दिया। आज हम इन दोनों ही तरीकों को विस्तार से समझेंगे, जिससे कभी भी एग्जाम में आपके समक्ष इनसे संबंधित प्रश्न आए तो आपके गलत ना हो सके। तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है वो दिया हुआ है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS अर्थात टीयर्स, OF अर्थात ऑफ, OLD अर्थात ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब हम इसको देखने जा रहे हैं कि इसका कैसे डिस्क्रिप्शन हमको प्राप्त होगा। तो मित्रों, हमारा जो पहला शेड्यूल है वो है टेरिटरी। क्या है? पहला शेड्यूल है हमारा टेरिटरी, अर्थात टेरिटरी का जो पहला शब्द आ रहा है वो आ रहा है टी से, अर्थात हम लोग टी को कह सकते हैं टी फॉर टेरिटरी। टेरिटरी अर्थात स्टेट भी हम लोग इंग्लिश में दूसरे शब्दों में जानते हैं। तो मित्रों, हिंदी में हम लोग कहते हैं इसे राज्य। क्या कहते हैं मित्रों? हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं राज्य। टी फॉर टेरिटरी अर्थात हिंदी में इसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। अर्थात कि जो अनुसूची 1 है उसमें भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब का वर्णन अनुसूची 1 में क्या है, प्राप्त होता है। हमने पहली अनुसूची में देख लिया कि टी फॉर टेरिटरी, टेरिटरी में हमने देखा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन मिलता है कि भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब का वर्णन हमें शेड्यूल 1 में प्राप्त हो जाता है। उसके बाद टीयर्स की स्पेलिंग में जो सेकंड अल्फ़ाबेट आता है वो होता है ई। तो ई फॉर हम लोग कह सकते हैं इमोल्यूमेंट्स। क्या कह सकते हैं? इमोल्यूमेंट्स कह सकते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में सैलरी कहते हैं। अर्थात अनुसूची 2 में हमें वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन मिलता है। अर्थात इनमें उन व्यक्तियों का उल्लेख किया जाता है जिन्हें वेतन, भत्ते और पेंशन प्राप्त होंगे। अर्थात ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? तो उन व्यक्तियों में हमारे राष्ट्रपति आते हैं। कौन आते हैं मित्रों? राष्ट्रपति हमारे आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, राज्यपाल आते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, जहाँ तक राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, इसी प्रकार अन्य व्यक्ति भी इसमें आते हैं। किस में आते हैं मित्रों? अनुसूची 2 में। तो उम्मीद करते हैं मित्रों अनुसूची 2 भी आपको समझ में आ गई होगी। अनुसूची 2 में हमें वेतन, भत्ते, पेंशन का विवरण प्राप्त होता है कि किन व्यक्तियों को वेतन, भत्ते और पेंशन प्राप्त किए जाएंगे, अर्थात प्रदान किए जाएंगे।
इसके बाद जो हमारा अनुसूचित 3 आता है वो आता है ए। टी से हम लोगों ने देख लिया टेरिटरी, ई से हम लोगों ने देख लिया इमोल्यूमेंट्स। अब आता है ए। ए फॉर होता है अफर्मेशन। क्या होता है अफर्मेशन, जिसे दूसरे शब्दों में कहते हैं ओथ। ओथ यानी शपथ। क्या कह सकते हैं हम लोग, शपथ कहेंगे, ठीक है। अर्थात जो शेड्यूल 3 है उसमें उन व्यक्तियों का उल्लेख किया जाता है जिन्हें शपथ प्रदान की जाएगी। अर्थात अनुसूची 3 में दर्ज व्यक्तियों को किन्हें शपथ प्रदान की जाएगी उनका उल्लेख कहाँ मिलता है, अनुसूची 3 में मिलता है। इसके अलावा मित्रों हम लोग देखेंगे अनुसूची 4। अनुसूची 4 में जो हमारा अगला टॉपिक आता है, अगला अल्फाबेट आता है वो होता है आर। आर फॉर राज्यसभा। अर्थात कि चौथी अनुसूची में किसका विवरण दिया जाता है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन की जानकारी हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं मित्रों आपको 4 अल्फाबेट समझ में आ गए होंगे। टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स, ए फॉर अफर्मेशन, आर फॉर राज्यसभा। अब हमारा अगला है एस। एस फॉर हमारा होता है 5th शेड्यूल से आता है ट्राइब्स। अर्थात इसमें जाति और जनजाति क्षेत्र का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। अर्थात मित्रों कभी अनुसूची पूछ ले आपसे एग्जाम में कि अनुसूची 5 किससे संबंधित है, तो आपको बता देना है कि अनुसूची 5 अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। तो हम लोगों ने देख लिया कि टी ई ए आर एस। टीयर्स में हम लोगों ने पहला देखा टेरिटरी, इमोल्यूमेंट्स, अफर्मेशन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और एस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हमने देख लिया। इसके बाद हमारा आता है मित्रों टीयर्स ऑफ। क्या आता है, ऑफ, ठीक है। तो हम लोग इसमें ओ जो दिया गया है, इस ओ में अदर ट्राइब्स की बात करते हैं। अर्थात हमने 5th शेड्यूल में क्या देखा कि हमने 5th शेड्यूल में देखा कि उन जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन मिलता है जहां पर क्या होगा, जाति और जनजाति क्षेत्रों की संख्या अधिक होगी। उसके बाद मित्रों हमने क्या देखा कि हमारा जो याद करने के तरीके में अगला था ऑफ था। तो उस ऑफ में जो ओ आता है वो होता है अदर ट्राइब्स। अर्थात इन अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर विशेष रूप से क्या है, शासन किया जाता है। अर्थात विशेष रूप से कुछ नियमावली बनाई गई हैं, ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं। वो कौन से हैं, तो इसका एक तरीका होता है ATM स्क्वायर। क्या होता है मित्रों, ATM स्क्वायर। अर्थात A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M, और M के ऊपर मित्रों देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ चढ़ा हुआ है। अर्थात M फॉर मेघालय, M फॉर मिजोरम। और जब आप मणिपुर लिखेंगे M फॉर मणिपुर, आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए M से होता है मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। तो यहाँ पे माँ के ऊपर कोई भी चीज़ें नहीं चढ़ी हुई, अर्थात मणिपुर नहीं हो सकता है, होगा क्या, मेघालय और मिजोरम ही यहाँ पर होगा। फिर हम लोगों ने देखा ऑफ में क्या देखा हम लोगों ने, फेडरल। फेडरल क्या होता है, फेडरल हमारे संविधान की एक विशेषता में से एक है फेडरल। फेडरल में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर। अर्थात फेडरल में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो यहाँ पे शक्तियों के बंटवारे की बात की गई। अनुसूची 7 किससे संबंधित है, शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। शक्तियों का बंटवारा मतलब यहाँ पे राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची का क्या किया गया है, विवरण दिया गया है। प्रश्न आपसे कभी पूछे कि राज्य सूची, संघ मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में मिलता है, तो अनुसूची 7 में दिया गया है। तो मित्रों हमने क्या क्या देख लिया, TEAR टीयर्स ऑफ। अब हमको देखना है अगला OLD ओल्ड। क्या देखना है, ओल्ड। तो हम लोगों ने क्या देखा, टी से टेरिटरी, ई से इमोल्यूमेंट्स, ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओ से अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एफ से फेडरल अर्थात डिवीजन ऑफ पावर को हम लोगों ने देख लिया है। फिर अगला आता है मित्रों OL। तो आप इसको साथ में ले लीजिए, ओल्ड को आप चाहे तो साथ में OL ले सकते हैं अथवा अकेले O को ले सकते हैं। तो जब साथ में ले लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि OL में OL मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जा रही। क्या की जा रही है, ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज की बात की जा रही। अर्थात जो 8th शेड्यूल है
वो किसकी बात करता है? आधिकारिक भाषा की बात करता है। ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। अब मित्रों आपके सामने एक प्रश्न है। ये प्रश्न यह है कि भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं? मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? और आखिरी में 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? आपको सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं कि कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, आखिर 4 में किन किन लैंग्वेजेस को जोड़ा गया है और कब कब संशोधन किया गया है। और मित्रों ये जो है हमारे 8 हमने देख लिए। शक्तियों के बंटवारे के बाद हमने देखा ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद मित्रों हमारा जो 9वां आता है वो होता है लैंड रिफॉर्म। हमने क्या देखा था अपने ट्रिक में? TEARS टीयर्स ऑफ OLD। ठीक है, हम लोगों ने टी से टेरिटरी, ई से इमोल्यूमेंट्स, ए से अफॉर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल्ड एरिया, ओ से अदर शेड्यूल्ड एरिया, एफ से फेडरल अर्थात डिवीजन ऑफ पावर, ओ से हमने देख लिया ऑफिशियल लैंग्वेज। अब हमें देखना है एल फॉर होता है लैंड रिफॉर्म। ये जो लैंड रिफॉर्म है मित्रों, ये भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन है। क्या है? पहला संविधान संशोधन लैंड रिफॉर्म के रूप में ही किया गया था। अर्थात पहले मूल अनुसूची में 9वां अनुसूची नहीं था, ना ही 10वां था, ना ही 11वां था, ना ही 12 था। इन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो जो अनुसूची 9 है तो वो है लैंड रिफॉर्म अर्थात भूमि सुधार से संबंधित है। इसे कब जोड़ा गया? 1951 में भूमि सुधार अधिनियम लाया गया और 1951 में भूमि सुधार को क्या है जोड़ा गया। यहाँ पे मित्रों आप देखिए हमने उल्लेख किया हुआ कि पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या है इसे जोड़ा गया है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको इतना समझ में आया होगा। अगला है 10वां। 10 से हमारा दल बदल, द से दल, दा से 10। ठीक है, तो डिफेक्शन अर्थात एंटी डिफेक्शन लॉ हम लोग जान जाएंगे। डी से डिफेक्शन अर्थात एंटी डिफेक्शन लॉ अगर आपके दिमाग में इतना नहीं आ रहा है तो दा से 10 और दा से दल, दा से 10, दा से दल, आपको इतना याद रखना है। तो अनुसूची 10 जो है वो दल बदल कानून से संबंधित है। इसे कब लाया गया? 1985 में लाया गया। अब मित्रों आपके सामने एक और प्रश्न यह है कि दल बदल कानून को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। आपको क्या है संविधान संशोधन बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून को क्या है जोड़ा गया है। फिर मित्रों हमारा जो 11वां आता है वो होता है पंचायती राज्य व्यवस्था। क्या है? पंचायती राज्य व्यवस्था। इसे 1992 में जोड़ा गया है। मित्रों फिर आपके सामने एक प्रश्न आता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या है जोड़ा गया है। फिर अपना आखिरी 12वां जो आता है वो होता है नगर पालिका अर्थात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, 1992 में जोड़ा गया। और आपको इसका भी हमें क्या बताना है? संविधान संशोधन अधिनियम को बताना है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे क्या है जोड़ा गया है। तो मित्रों हमारी सारी अनुसूचियां कंप्लीट हो गई हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या क्या देखा, हमने ट्रिक आपको बताई थी कि हमारी ट्रिक थी TEARS टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, OLD PM टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। हमने क्या बताया? ये सभी अनुसूचियों के क्रम दिए हुए। टी से टेरिटरी जितने भी राज्य हैं उनका वर्णन, ई से एमोल्यूमेंट्स अर्थात सैलरी की बात की गई है, ए से अफॉर्मेशन जिसे दूसरे शब्दों में ओथ कहते हैं, आर से राज्यसभा सीटें, एस से शेड्यूल्ड एरिया, ओ से अदर शेड्यूल्ड एरिया, एफ से फेडरल अर्थात डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म, डी फॉर 10, डी फॉर दल बदल कानून, पी फॉर पंचायत, एम फॉर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार हम लोग इस ट्रिक को भी देख लेते हैं जिसमें सारी चीज़ें एग्जैक्ट आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई हैं। जैसे मित्रों जितने भी कलर में किए गए हैं उन सभी का मतलब है कि उसी क्रम में क्या दिया गया है, उसी क्रम में हमें अनुसूचियां और उनसे संबंधित चीज़ों का उल्लेख किया। जैसे कि अनुसूची 1 आर मतलब कि राज्यसभा, सॉरी
अनुसूची 1 मतलब कि राज्य का वर्णन किया गया है कि भारत में कुल कितने राज्य होंगे, इसका वर्णन अनुसूची 1 में किया गया है। फिर अनुसूची 2 में उन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें वेतन भत्ते और पेंशन उपलब्ध कराए जाएंगे। फिर शपथ में उन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें शपथ दिलाई जाएगी। फिर अनुसूची 4 में उन राज्यसभा सीटों का बात की गई है कि भारत में कुल कितने राज्यसभा सीटें होंगे, अर्थात राज्यसभा सीटों के आवंटन की बात की गई है। अनुसूची 5 में जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुसूची 6 में एटीएम स्क्वायर की बात की गई है, अर्थात असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय की बात की गई है। और अनुसूची 7 में हमें शक्तियों की बात की गई है कि शक्तियों के बंटवारे का जिक्र किया गया है कि भारत में जो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची, उसका उल्लेख अनुसूची 7 में किया गया है। सा से शक्ति यानी शक्ति का मतलब शक्ति का बंटवारा। भाषा से मतलब कि आधिकारिक भाषा संविधान में कितनी है, कौन कौन सी हैं। भूमि मतलब कि भूमि सुधार कानून की बात की गई है जो कि अनुसूची 9 से संबंधित है। फिर 10 से दल बदल कानून की बात की गई है। पंचायत में पंचायत की बात की गई है और आखिरी में नगर पालिका अर्थात नगर पालिका का उल्लेख किया गया। तो इसे एक बार में यदि पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे एक बार में क्या लिखा हुआ है कि राज्य के वेतनभोगी, जो राज्य के वेतनभोगी हैं, वह शपथ लेकर राज्यसभा में, क्या है, शपथ लेकर राज्यसभा में जाति, जनजाति और अन्य जनजाति की शक्ति, भाषा और भूमि का मुद्दा उठाया और सभी दल, पंचायत और नगर पालिका ने क्या किया, इसका साथ दिया। अर्थात राज्य का कोई वेतनभोगी है, उसने शपथ लिया और राज्यसभा में पहुंचा। राज्यसभा में पहुंचकर जाति, जनजाति, अन्य जनजाति की शक्ति, भाषा और भूमि के संबंध में क्या हुआ, राज्यसभा में मुद्दा उठाया, जिसमें जितने भी दल हैं, जितने भी पंचायत है, जितनी भी नगर पालिका हैं, इसमें इसका क्या किया, साथ दिया। वही लिखा हुआ है कि राज्य के वेतनभोगी शपथ लेकर राज्यसभा में जाति, जनजाति, अन्य जनजाति क्षेत्र की शक्ति, भाषा, भूमि का मुद्दा उठाया, जिसमें सभी दल, पंचायत और नगर पालिका ने साथ दिया। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से टेरिटरी, ई से एमोलमेंट्स, आर से, ए से अफॉर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस फॉर हो गया शेड्यूल, ओ फॉर अदर शेड्यूल, एफ फॉर हो गया फेडरल अर्थात डिवीजन ऑफ पावर, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म, डी से दल बदल और पी से पंचायत और एम फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको दी गई समस्त जानकारी समझ में आई होगी। इसी के साथ हमारा आज का सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। जल्द ही हम एक नए टॉपिक पे नई जानकारी आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। उससे पहले मित्रों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और यदि आप प्रश्नों के और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आप हमसे इन नंबरों पे क्या है संपर्क कर सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो। और संबंधित विषय के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके साथ ही मित्रों हम शीघ्र ही मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।